खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मानसून सीजन को देखते हुए धामी सरकार ने दुर्गम क्षेत्रों में 3 माह का राशन पहुंचाया। 1 जुलाई से मिलेगा अग्रिम राशन। उत्तराखंड के सभी अस्पतालों, मॉल्स और होटलों का होगा फायर सेफ्टी ऑडिट। लखनऊ अग्निकांड के बाद सीएम धामी ने दिए आदेश। उत्तराखंड के आईटीआई करने वालों को अग्निवीर बनने में मिलेगी छूट। 153 सरकारी, 82 निजी आईटीआई में दाखिले की प्रक्रिया हुई शुरू। हल्द्वानी में महिलाओं की जंग ला रही महिलाओं की जूट प्रोडक्ट्स बना रही महिलाएं। केदारनाथ यात्रा ने रचा इतिहास। 67 दिनों में 40 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। रीडिंग से संतुष्ट होने पर ही हटेगा पुराना मीटर। कुमाऊं में ऊर्जा निगम का बड़ा फैसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लेकर चलते आपको खबरों के विस्तार में। खबर देहरादून से है। मानसून सीजन को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में खाद्यान्न आपूर्ति की तैयारियां पूरी कर ली हैं। भारी बारिश और भूस्खलन के दौरान राशन की कमी न हो, इसके लिए दूरस्थ इलाकों में जुलाई, अगस्त और सितंबर माह का खाद्यान्न पहले ही पहुंचा दिया गया है। सरकार आगामी 1 जुलाई से उपभोक्ताओं को 3 महीने का अग्रिम राशन वितरित करेगी। चारधाम यात्रा मार्ग से जुड़े जिलों को प्राथमिकता देते हुए सभी गोदामों में पर्याप्त बफर स्टॉक भी सुरक्षित रखा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। देखिए, मानसून को लेकर के हम लोगों ने 3 माह का राशन पर्वतीय जनपदों को पूर्व में ही भेजना प्रारंभ कर दिया था। लगभग सभी हमारे खाद्यान्न गोदामों में 3 माह का राशन पहुंच रहा है और हम 1 जुलाई से 3 माह का राशन, जुलाई, अगस्त, सितंबर एक साथ हम वितरण करेंगे और उम्मीद रहेगी कि हम जुलाई में ही 3 माह का राशन पूरा वितरण सुनिश्चित कर लेंगे। अगली खबर देहरादून से। देहरादून में लखनऊ अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर के सरकारी और निजी भवनों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने अस्पतालों, कोचिंग सेंटरों, बड़े मॉल, होटलों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की व्यापक जांच करने को कहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन संस्थानों में अग्निशमन व्यवस्थाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें तत्काल चिन्हित कर सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। साथ ही अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अग्निशमन विभाग, जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को बेहतर समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से जांच पूरी करने को कहा है। बहुत महत्वपूर्ण है और कल इसको लेकर चूँकि लखनऊ में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, हम सबसे पहले तो उस घटना में जो भी लोग दिवंगत हुए हैं, हमारे बीच में नहीं रहे, उन सभी के परिवारजनों को, उनके प्रति मैं गहरी जो है संवेदना व्यक्त करता हूँ उनके प्रति और भगवान से प्रार्थना करता हूँ भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवारिक जनों को इस कठिन समय में इस दुख को
सहने की शक्ति प्रदान करे। और इसको देखते हुए राज्य के जो हमारे ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं, ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बड़ी बिल्डिंगें हैं, उन सभी का सेफ्टी ऑडिट और जो हमारा अग्निशमन विभाग है उस विभाग को विशेष रूप से सारी जो है समीक्षा करने के लिए, सारी उसकी चेकिंग करने के लिए कल बैठक में निर्देश दिया गया है, जिससे कि आने वाले समय में सभी चुनौतियों से निपटा जाए और समाधान रहा जा सके। अगली खबर का रुख कर लेते खबर देहरादून से, जहां कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय बैठक की, जिसमें 211 चयनित एकल महिलाओं को स्वरोजगार योजना के लिए शीघ्र धनराशि मुहैया कराने के निर्देश दिए। मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि योजना के तहत 484 महिलाओं को पहले ही धनराशि की प्रथम किस्त जारी की जा चुकी है, जिसमें वे अपना स्वरोजगार शुरू कर चुकी हैं। बाकी 211 अन्य महिलाओं को बहुत जल्द कार्यक्रम आयोजित धनराशि जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि जारी वित्तीय वर्ष के लिए एकल महिला स्वरोजगार योजना की विज्ञप्ति अगस्त माह तक जारी कर दी। महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण योजना संचालित है, एकल महिला स्वरोजगार योजना। जो विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा हैं और ऐसी महिलाएं जो अविवाहित है, ऐसी महिलाएं जो एसिड अटैक वाली है, ऐसी महिलाएं वो किसी न किसी रूप में जो है वो एकल रूप में अपना जीवन यापन कर रही हैं। तो उन महिलाओं को हम किस प्रकार से सशक्त कर सकते हैं, उन महिलाओं को किस प्रकार से आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं, उस दृष्टिकोण एकल महिला स्वरोजगार योजना संचालित की गई है, जिसमें हमने पूर्व में लगभग 484 महिलाओं को हमने जो है 75% सब्सिडी देते हुए अधिकतम धनराशि 2 लाख रुपए जो है उनको समर्पित की है, ताकि वो अपने स्वरोजगार को प्रारंभ कर पाए। तो 484 लोग अपने स्वरोजगार लगभग किए हुए 3 महीने या 4 महीने करीब हो गए हैं। लोगों ने अपना स्वरोजगार को अभी स्थापित भी किया है, जो बहुत खुशी की बात है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां काठ गोदाम नगर निगम क्षेत्रों में महिलाएं प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ मुहिम चलाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जूट से पर्यावरण अनुकूल उत्पाद कर रही हैं और लोगों को प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर रही हैं। समूह की अध्यक्षता कमला परगाई के नेतृत्व में अब तक करीब 500 घरों में सोर्स सेग्रीगेशन को लेकर जागरूकता फैलाई गई है। महिलाओं ने लोगों को गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखने सहित प्लास्टिक उपयोग कम से कम करने की सलाह देने का सिलसिला जारी रखा है। समूह जूट से शादी के कार्ड, बैग और मंदिरों के लिए चप्पल आदि उत्पाद तैयार कर रहा है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। हमारी कम से कम ये 40-50 महिलाओं का समूह है। तो हमारा उद्देश्य मेन ये है कि हमें प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना है। पहले तो अपने शहर को करना है, फिर पूरे उसमें हमें पहुंचाना है कि हमें प्लास्टिक से कितने नुकसान है, उसके बारे में बताना है। हमें निगम की ओर से सहयोग मिल रहा है और हम प्लास्टिक के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि मोदी जी का सपना है कि प्लास्टिक को मतलब पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं, प्लास्टिक को दूर करना है। तो हम उसी उपलक्ष्य पर सर कार्यक्रम कर रहे हैं। सोर्स सेग्रीगेशन में भी हम कार्य कर रहे हैं। लोगों से गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा भी हम अलग अलग करवा रहे हैं, ताकि लोगों को पर्यावरण से होने वाले जैसे प्लास्टिक से नुकसान है उससे बचा जा सके। और हम जूट के प्रोडक्ट बना रहे हैं सर, ताकि लोगों को हम अवेयरनेस करा सकें कि प्लास्टिक के बैग ले जाने के बजाय हम जूट का ही इस्तेमाल करें, जूट के बैग का ही प्रयोग करें। ये जिसमें हम 500 महिलाएं मिलकर काम करती हैं। हम प्लास्टिक विशिष्ट तो काम करते ही करते हैं, लेकिन हम जैसे मंदिरों से जो मंदिर के कपड़े वगैरह होते हैं, चुनरी वगैरह होती है, हम वो भी लेकर उससे पिछौड़े और आपके पर्स वगैरह तैयार करते हैं। चंदा स्वयं सहायता समूह की कोषाध्यक्ष हूँ और सर हम घरेलू रोजगार करते हैं। और ये हम घर में गोबर के कंडे, इसकी धूप
और इसकी कई चीज़ें बना के, और गणेश जी भी कई चीज़ों में इसका उपयोग किए करते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार की खानपुर सीट से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चर्चा में है। वायरल ऑडियो में वह कथित तौर पर गाली गलौज करते हुए विधायकों और मंत्रियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते सुनाई दे रहे हैं। आरोप है कि काफिले के पीछे वाहन चलाने को लेकर चालक जोगिंद्र से फोन पर तीखी बातचीत हुई, जिसमें जाति सूचक शब्दों और धमकी भरी भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। ऑडियो में चालक को बार बार माफी मांगते हुए सुना जा सकता है। चुनावी माहौल के बीच सामने आए इस कथित ऑडियो ने चैंपियन को एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक चर्चाओं के केंद्र में ला दिया है। इससे पहले भी उनसे जुड़े कई विवादित ऑडियो और वीडियो वायरल हो चुके हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर पौड़ी से है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व सचिव जगदीश चंद्रा का देहरादून स्थित अस्पताल में निधन हो गया। पौड़ी वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता रहे जगदीश चंद्रा की खबर से कांग्रेस परिवार और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके निधन पर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। अगली खबर का रुख कर लेते। खटीमा के किलपुरा रेंज क्षेत्र में विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। आरोपी कुटरा स्थित एक आरा मशीन पर अवैध रूप से लकड़ियां का चिरान किया जा रहा था, जहां से लकड़ियां और एक ट्रक पकड़े जाने का दावा किया जा रहा है। वायरल वीडियो वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद दिखाई दे रही। हालांकि कार्रवाई के बाद विभागीय अधिकारियों द्वारा आरा मशीन का नाम स्पष्ट न किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं रगबर किलपुरा रेंज से जुड़े वन विभाग का स्टिकर होने की भी चर्चा है, जिससे वन विभाग, वन और निगम और आरा मशीन संचालक की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले भी लकड़ियों का से जुड़ा मामला एक सामने आया था, जिसका खुलासा अब तक नहीं हुआ। जैसे एक सूचना प्राप्त हुई थी हमको सुबह, तो उसमें हम लोगों ने भी वाहन को अपनी अपेक्षा में ले लिया है और जांच की जा रही है। उच्च स्तरीय जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी इस लकड़ी का कोई ऐसा वो नहीं है कि कहाँ थी क्या थी। अभी तो हमने तत्काल में इसको अपने अपेक्षा में लिया है और जांच में जैसा भी प्रकरण की जो भी आएगी उस प्रकार इसको कार्रवाई की जाएगी। तो गाड़ी पकड़ी गई है? गाड़ी पकड़ी गई है। अगली खबर सितारगंज से है। सितारगंज के फार्म हाउस में पुलिस के कथित अभद्र व्यवहार और धमकाने से नाराज ग्रामीणों ने पुलिस चौकी पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर आम लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने और अनावश्यक दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि शिकायत सुनने के बजाय लोगों को डराया धमकाया जाता है। इस दौरान चौकी परिसर में नारेबाजी भी की गई। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने ग्रामीणों की शिकायतें सुनकर जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। हालांकि ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराए जाने पर आंदोलन फिर शुरू किया जाएगा। अगली खबर का रुख लेते। खबर नैनीताल से, जहां ग्राम में विकास, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग एवं खादी ग्रामोद्योग मंत्री भरत चौधरी एक दिवसीय दौरे पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए चल रहे विकास कार्यों को समयबद्धता से
गुणवत्तापूर्ण पूर्ण कराने पर जोर दिया। मंत्री ने बताया कि 1400 सड़कों में से 184 के टेंडर हो चुके हैं और शेष पर जल्द प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने नगरासू गुरुद्वारा विवाद पर कहा कि मामला उत्तराखंड और पंजाब सरकार के बीच सुलझा लिया गया है। सब सड़कों की हालत बहुत जल्दी ठीक होगी। आपने अभी सुना फेज 4 में हमारी 1495 सड़कें स्वीकृत हैं जिनको केंद्र सरकार के अप्रूवल मिल चुकी है। 184 सड़कों के हम टेंडर कर चुके हैं। 275 सड़कों के टेंडर हम बहुत जल्दी करने वाले हैं और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी और सभी सड़कों की हालत बहुत जल्दी सुधरेगी। का स्थानीय लोगों से कोई वास्ता नहीं था। उन्होंने गुरुद्वारे पे कब्जा किया हुआ था, वो गुरुद्वारे के और उनके बीच की बात थी। बाकी दोनों सरकारों, पंजाब सरकार और उत्तराखंड सरकार के बीच वार्ता हुई है जिसको एमिकेबल तरीके से उसको सुलझा लिया गया। अगली खबर रुक कर लेते खबर देहरादून से, जहां भाजपा प्रदेश मुख्यालय में 22 प्रकोष्ठों की परीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और समेत अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि प्रकोष्ठों को चुनावी दृष्टि से सक्रिय किया गया है और अक्टूबर तक के कार्यक्रम तय किए गए हैं। साथ ही रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार और देहरादून में जिला स्तरीय बैठकें आयोजित करने की भी योजना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चे और उत्तराखंड का 22 प्रकोष्ठ है। मोर्चों की बैठक के बाद आज हमारे 22 प्रकोष्ठों की बैठक थी। प्रकोष्ठों की गतिविधियां भी बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। सामाजिक क्षेत्रों में अलग अलग आयाम होते हैं। उन क्षेत्र जुड़े हुए लोग भारतीय जनता पार्टी जुड़े, इसके लिए प्रकोष्ठों का गठन किया हुआ है। हमने चुनाव की दृष्टि से सभी प्रकोष्ठों को एक्टिव किया हुआ है और सभी प्रकोष्ठों के कार्यक्रम हमने अक्टूबर माह तक के कार्यक्रम बनाने हैं। अभी हमारी प्रकोष्ठों की जिला स्तरीय जो कमेटी है उसकी बैठकें अलग से होंगी। जो 4 स्थानों पर हम लोग करेंगे, रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार और देहरादून। 4 स्थानों पर हमने 6 प्रकोष्ठ अलग से बुलाए हैं, जिसमें तब जिला संयोजक और जिले के 2 सह संयोजक भी उस बैठक में उपस्थित रहेंगे। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पुलिस ने 25 जून निर्जला एकादशी स्नान पर्व को देखते हुए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शहर में डायवर्जन और पार्किंग की व्यापक व्यवस्था की गई है। एसपी ट्रैफिक निशा यादव ने बताया कि रात से ही भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए संवेदनशील स्थानों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। देखिए, जो कल जो निर्जला एकादशी का स्नान है, उस संबंध में जो ट्रैफिक की तैयारियां वो पूर्ण रूप से हमने पूरी कर ली है। जो हमारे हैवी व्हीकल्स हैं उनकी रात से ही नो एंट्री लागू कर दी जाएगी। इसके साथ साथ ही सिटी पर दबाव करने पर या ट्रैफिक की स्थिति पर, ट्रैफिक पर प्रेशर करने पर हम अपना डाइवर्जन प्लान भी इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके साथ साथ ही जो भी हमारी पार्किंग व्यवस्था है उनको भी सुचारू कर दिया गया है और जो भी हमारे चौक पॉइंट्स हैं या हमारे कंजेस्टेड पॉइंट्स हैं उन पे एडिक्वेट पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है। आज उनकी ब्रीफिंग भी समय से सुनिश्चित कर दी जाएगी। गर्मी की छुट्टियां अभी चल रही है। देखिए, हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार जनपद है, यहाँ पे अभी चारधाम सीजन भी चल रहा है, इसके साथ साथ गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही है, तो अपेक्षित कर रहे हैं कि श्रद्धालु कंटिन्यूसली यहाँ आते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर अल्मोड़ा से है, जहां कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट द्वारा जनता दरबार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की मां को लेकर की गई कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चौखान पाटा में एकत्र होकर विधायक मदन बिष्ट का पुतला फूंकते हुए विरोध में जबरदस्त नारेबाजी भी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री की माता के प्रति की गई टिप्पणी न केवल अमर्यादित है, जो बल्कि भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्यों के भी खिलाफ है। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायक से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग उठाई है। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर राजनीतिक मर्यादाओं को तार तार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन किसी की माता के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। दोरहाट के विधायक मदन बिष्ट द्वारा जो जनता दरबार कार्यक्रम था, जो वहां पे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पिताजी के खिलाफ, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना और सार्वजनिक रूप से
ऐसे एक विधायक को ऐसा शोभा भी नहीं देता है। एक मर्यादित भाषा में विधायक, क्योंकि विधायक का आचरण, उसकी मर्यादित जो भाषा है, जो उसके आचरण है, वो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत होना चाहिए। लेकिन विधायक द्वारा वहां पे ऐसे अपमानजनक बात करना, मोदी जी के पिताजी को गाली देना, और एक प्रकार से हर घर नल हर घर जल पर जब बात हो रही थी, उनके कहना है कि उसके बाप का ये नल हर जल, इस टाइप की उनकी भाषा एक वीडियो से सुनाई दे रही है। हम इसके भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जब एक जनता के द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि, जिस पर पूरी जनता के मान सम्मान की भी जिम्मेवारी होती है, और वो जनप्रतिनिधि एक विधायक देश का, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री किसी दल विशेष के प्रधानमंत्री नहीं होते, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, और उनके खिलाफ एक सार्वजनिक कार्यक्रम में, जनता दरबार कार्यक्रम में अभद्र टिप्पणी करना, उनके परिवार के माताजी को, पिताजी को जो कि स्वर्गवासी हैं, उनके खिलाफ अभद्र शब्दों का प्रयोग करना, जितना इसकी निंदा की जाए वो कम है। अगली खबर का रुख कर ले तो उत्तराखंड में चारधाम व हेमकुंड साहिब यात्रा चरम पर है। अब तक 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम और 1.28 लाख से अधिक हेमकुंड साहिब के दर्शन कर चुके हैं। वहीं हजारों यात्री पंजीकृत हैं, जिससे संख्या और अधिक बढ़ने का अनुमान है। लेकिन इस बार दोनों यात्राएं सरकार के लिए चुनौती बनी हैं। हाल में कर्णप्रयाग में सिख यात्रियों और स्थानीय दुकानदारों के विवाद से यात्रा प्रभावित हुई है। राज्य में वर्तमान समय में चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा चल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या पहले ही सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है। बीते दिनों कर्णप्रयाग में सिख यात्रियों के साथ हुए स्थानीय लोगों के साथ बहस के बाद उठे विवाद ने दोहरी चुनौती का काम किया है, जिसके बाद मामला रुद्रप्रयाग के नगरासू गुरुद्वारे तक भी पहुंचा, जहां विषय और अधिक गंभीर बन गया। मामला बीते दिन शांत हुआ, जिसके बाद सरकार निष्पक्ष जांच कराने और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा भी कर रही है। लेकिन विवाद के कारण अब विपक्ष भी सरकार पर राज्य में कानून व्यवस्था और चारधाम यात्रा संबंधित विषयों पर कई सवाल खड़े कर रही है। सत्ता पक्ष भी अपनी प्रतिक्रिया देता नजर आ रहा है। जिस तरह की बेमनस्ता लोगों के बीच डाली है, वो बेमनस्ता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आज गढ़वाल का माहौल खराब हो चुका है। आपको 28 में से 25 विधायक जीत करके दे रखे, लेकिन आपको गढ़वाल की, उत्तराखंड की चिंता नहीं। मातृशक्ति के लिए जिस तरह से आप अंकिता भंडारी की घटना देख लीजिए, उसके बाद दलित भाई के साथ जो कुटिलता हुआ है, जो अमानवीय व्यवहार है, उससे मेरे पास अल्फाज नहीं वो संवेदना व्यक्त करने के लिए। ऐसी घटनाओं पे मुख्यमंत्री जी ने जवाब देते ही सड़कों पे, यहाँ पे मेरे से 100 मीटर दूरी पर, 200 मीटर दूरी पलटन बाजार के अंदर खुलेआम लड़की का गला रेता जाता है। राजपुर रोड पे जो घटनाएं होती है, उसके बावजूद भी सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती। पूरी पुलिस महकमा अपने लिए लगा रखा है, अपने चुनाव जिताने के लिए लगा रखे। मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के लिए ये बहुत दुखद और चिंताजनक है, पूरे राष्ट्र के लिए चिंताजनक है। मेरी बात हुई है और हमने उनको कहा है कि अब निष्पक्ष रूप से करेंगे और कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड सभी को समाहित करती है, सभी का सम्मान करती है, और यहाँ पर हेमकुंड साहब भी है, यहाँ पर नानक मता साहब भी है, यहाँ रीठा साहब भी है। अनेक स्थल जो है यहाँ पर हमारे सिख धर्मगुरुओं ने स्थापित किए हैं। एक मान्यता है, तो सबका सम्मान करना हमारे राज्य की एक संस्कृति है, संस्कार है। विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, तो इस प्रकार के मुद्दों को, हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, हमारे जो परंपराएं हैं, उन सबको बदनाम करना, सनातन को कहीं न कहीं से नुकसान हो, इस प्रकार के काम वो हमेशा उसका प्रयास करते हैं, लेकिन अपने प्रयासों में सफल नहीं होंगे। देखिए, जिस प्रकार की ये घटनाक्रम, चाहे वो कर्णप्रयाग की घटना हो, मारपीट की नियंग द्वारा, या फिर नगरासू की घटना हो, जहाँ पर किसी गुरुद्वारे को कब्जे में लेने की जो घटना हुई है, इसने शर्मसार किया है उत्तराखंड को भी, और साथ ही साथ सिख समाज को भी, और जो हेमकुंड यात्रा है उसको भी कहीं न कहीं इससे प्रभावित हुआ है। और जिस प्रकार से शासन प्रशासन ने इस मामले का निपटारा किया है, वो सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। मतलब 4 दिन तक प्रशासन को पंगु बना के रखने वाले निहंग इतने आराम से यहाँ से चले गए। उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव करा, जनता के ऊपर पथराव करा, यहाँ तक कि नगरासू गुरुद्वारे के अंदर जो सेवादार थे उनके साथ मारपीट करी। इतना सब होने के बावजूद देखिए उनके पर अगर किसी प्रकार को केस नहीं होता है। जिस तरीके से चाहे कर्णप्रयाग की घटना हुई है और उसके बाद गुरुद्वारे की घटना हुई है, ये सरकार की विफलता है, शासन और प्रशासन की विफलता का नतीजा है। क्योंकि जो घटना हुई, उस घटना में एक व्यक्ति को इतनी गंभीर चोटें आई, उसके बाद मामला पुलिस में जाता है। पुलिस की निष्क्रियता की वजह से इसका मनोबल बढ़ जाता है अपराधी ही कहूंगी मैं,
कि आप एक गुरुद्वारे पे कब्जा करने का जो है कार्य करते हैं। तो ये सरकार, धामी जी इस तरीके की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने आपसी सौहार्द को, भाईचारे को बनाने का की तरफ कोई कदम बढ़ाया है? उन्होंने तो हमेशा बंटवारे की राजनीति की है, और जो भाजपा सरकार ने बंटवारे की राजनीति का ही परिणाम है ये कि आज हर जगह से बंटवारे के स्वर नजर आ रहे हैं। चारधाम और हेमकुंड साहिब सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश की आस्था का केंद्र है। 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का पहुंचना बताता है कि लोगों का विश्वास अटूट है। लेकिन कर्णप्रयाग से नगरासू तक जो घटनाक्रम हुआ उसने साफ कर दिया कि भीड़ प्रबंधन और संवाद की कमी किसी भी वक्त यात्रा को चुनौती दे सकती है। सरकार के लिए ये दोहरी परीक्षा है कि एक तरफ रिकॉर्ड यात्रियों को सुरक्षित दर्शन कराना, दूसरी ओर हर विवाद को समय रहते सुलझाना। विपक्ष का सवाल उठाना लोकतंत्र का हिस्सा है, पर समाधान भी सुझाइए जरूरी है। उम्मीद है सरकार निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो इसका ठोस प्लान भी बनाएगी, क्योंकि आस्था के इस महापर्व में विवाद नहीं बल्कि भाव और भक्ति महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप